हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें जो करंट अपडेट्स आती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सेम ही होता है, बस उसमें क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। जैसे कि यूपीएससी में कुछ कथन वगैरह दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपका अदर जो एग्जाम है, अदर थोड़ा लो लेवल के हैं, उनमें से कुछ सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स हो सकते हैं और जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, उन सभी को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसकी व्याख्या की भी बात करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड यदि अदर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो भी हमारे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो एग्जामिनर को पता होगा कि ये लोग यही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हम यही दे दें, ठीक है। इसलिए हम यहाँ की व्याख्या की भी बात करते हैं, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है तो उसको भी जब भी आए तो हम लोग आसानी से अटेंड कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो हमारा कल का अभ्यास प्रश्न था, भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित किए जा रहे कोविड-19 के पहले वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति दी है। इस टीके का नाम क्या है, ठीक है। तो अभी भारत के द्वारा, आपको पता है कि कोरोना जो वायरस अभी आया है, तो इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, ठीक है। यहाँ तक इसके जो केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो भारत के द्वारा अभी जो पहली वैक्सीन बनाई जा रही है उस टीके का हमको नाम बताना है, जिसका अभी मानव में परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि और जीवों में परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन मानव में फाइनली बाद में परीक्षण किया जाता है, जब सब तरीके से सही पता चलता है कि हाँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तभी मानव में परीक्षण करने की अनुमति दी जाती है। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है, तो यहाँ पे हमारा पहला है कोरोनिल, दूसरा है कोवैक्सीन, और हमारा तीसरा है कोरोक्सली, और हमारा चौथा है कोरोज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पहले का भी नाम काफ़ी सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है कोरोनिल, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन अब पता नहीं न्यूज़ वाले अब बाय उड़ा दिए थे या खुद वो पब्लिश कर रहे थे, तो उन्हें फिर बैन लगा दिया गया था कि जब तक वो प्रूफ नहीं देते हैं कि कोरोनिल कहाँ से कोरोना को मतलब कि कोरोना का जो भी डिजीज है तो उनको ख़त्म करती है, तब तक इसको कहीं भी प्रचार वगैरह में नहीं लिखा जाएगा और ना ही बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको तो पूरा ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें कोवैक्सीन, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा कोवैक्सीन होगा, ठीक है। जो इस टीके का नाम है वो क्या नाम है, कोवैक्सीन नाम है। उसके बाद अब हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं यदि, तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR प्रयोगशाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक ने किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है आपको कि किस प्रयोगशाला में किया गया है या कौन कौन सी संस्थाएं मिलकर कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि बायोलॉजी और बायोटेक, ठीक है, ने मिलके किया है। इस टीके का मानव परीक्षण 2 चरणों में जुलाई में शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का यह टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा, ठीक है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि जो भी अदर जीव में परीक्षण किया गया है तो वो सफल रहा है, इसीलिए मानव में इसको परीक्षण करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो आप में से इसका कई सारे लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था, और जो भी नहीं देते हो तो प्लीज़, मैं डेली बोलती हूँ, आप लोग कोशिश किया करो आंसर देने की। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं कि जो आपसे बनते ना हो और वो पूछे जाएं, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में पूछे जाता है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके प्रीवियस डे का ही रहता है, जिसको हम लोग 2-3 दिन पहले ही काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इतनी तो आशा कर सकते हैं कि आप लोग यदि ध्यान से देख रहे हो तो उसका राइट आंसर ज़रूर दोगे, और प्लीज़ दिया करो आंसर, इससे आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं होगा यदि आप देते हो तो हाँ, एक अलग सी खुशी होती है कि चलो जितनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका
उसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ या आपके लिए कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कोशिश तो किया करो कम से कम आंसर देने की। जैसे ये सभी लोग देते हैं तो आप लोग भी दिया करो। सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो ठीक है, ठीक है। कोई आपको डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं यदि गलती होगी। तो यदि आपको पता है कोई क्वेश्चन हमारा गलत होता है और जब फिर उसका सही राइट आंसर हमको पता चलता है तो फिर वो हमें बहुत लंबे समय तक नहीं भूलता है, ठीक है। क्योंकि हमको पता होता है कि यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए फिर वो जल्दी नहीं भूलता हमको। तो एक गलती होना भी काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए आप लोग कोशिश ज़रूर किया करो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, जो कि आज का पहला प्रश्न है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक की प्रेजेंट टाइम में कैपिटल क्या है, उसके सीएम कौन है और उसके गवर्नर कौन है, ठीक है। तो कर्नाटक की जो प्रेजेंट टाइम में कैपिटल है वो बेंगलुरु है। उसके बाद इसके सीएम जो है वो BS येदियुरप्पा हैं और उसके बाद इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है, तो इसके गवर्नर वजुभाई वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी पड़ती है क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और यहाँ ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, बस इनको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग इनको ज़रूर बताया करो और ये तो आपको गूगल में भी सर्च करने में मिल जाएंगे। तो जब भी पूछा जाए तो आप लोग बताया करो, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया गया था, ठीक है। ये GK GS का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के लिए सिर्फ आप करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हो तो किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बस इंपॉर्टेंट होता है। हर एक आपको किसी भी एग्जाम के लिए, हाँ ये है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यदि आपका GK GS वीक हुआ तो करंट अफेयर बस आपको पास नहीं करा सकता, ठीक है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे बराबर की कमांड बना के चलनी पड़ेगी यदि आपको कोई भी एग्जाम पास करना है तो, ठीक है। वहाँ पे गौतम बुद्ध जी जो पहला अपना उपदेश देते हैं वो सारनाथ या श्रावस्ती में देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं श्रावस्ती मिल जाता है तो आपको वो भी याद रखना है कि सारनाथ या श्रावस्ती, ठीक है। तो उनका पहला उपदेश जो अपने 5 शिष्यों को देते हैं तो सारनाथ में देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अपने पॉइंट पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था कि आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला है कि 31 मार्च 2021 तक, दूसरा है 31 जुलाई 2021 तक, तीसरा है 31 मार्च 2022 तक और हमारा चौथा है 31 दिसंबर 2021 तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक। इसके बाद इसकी हम व्याख्या की यदि बात करें तो आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी, ठीक है। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी लेकिन अब बढ़ा के कब कर दिया गया, 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो कि किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी हो, यदि आप लोग भी ऐसे हो कि पैन कार्ड से आधार कार्ड नहीं लिंक करवा पाए हो तो अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो पहला है 60%, दूसरा है 75% और तीसरा है हमारा 90% और हमारा जो चौथा है वो 50% है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 75% होगा। इसके बाद हम इसकी व्याख्या की बात करें, हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों की कमी ने हरियाणा के युवाओं की राह आसान की है। पहले चरण में करीब 2.5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नियोक्ता को हालांकि एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा। किसी खास श्रेणी के उद्योग में यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते तो छूट का प्रावधान भी उपलब्ध होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स
2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पहला है सिद्धार्थ मुखर्जी को, दूसरा है राहुल सचदेवा को, तीसरा है मोहित अग्रवाल को और चौथा है सचिन त्यागी को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ मुखर्जी जी को प्रदान किया गया है। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑनकोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑनकोलॉजिस्ट, सिद्धार्थ मुखर्जी। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चिट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन और ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया, ठीक है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ मुखर्जी जी के अलावा एक और नाम है जो कि है राज चिट्टी जी हैं, ठीक है। तो इनका भी नाम यहाँ पे आपको याद रखना है कि हो सकता है कि सिद्धार्थ मुखर्जी जी का ऑप्शन में नाम ना दे के इनका दे दिया जाए या दोनों का, तो दोनों का ही नाम याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ कि नई दिल्ली में जन्मे मुखर्जी प्रख्यात जीव विज्ञानी, ऑनकोलॉजिस्ट और कई लोकप्रिय किताबों के लेखक हैं। वे साल 2009 से कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहां वह औषधि के सहायक प्रोफेसर हैं और न्यूयॉर्क प्रेस वाइटेरियन अस्पताल में डॉक्टर हैं। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झारखंड सरकार ने कोरोना के कारण प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले निम्न में से किस मेले के आयोजन पर रोक लगा दी है। तो यहाँ पे पहला होगा सूरज कुंड मेला, दूसरा होगा राम रेखा मेला, तीसरा है रथ मेला और चौथा है श्रावणी मेला, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रावणी मेला होगा। इसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इस बार आयोजन नहीं हो सकेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे से बचने के लिए इस साल सालाना आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। हर साल सावन महीने में देवघर में श्रावणी मेला के आयोजन होता रहा है और इस दौरान देश विदेश के से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण करते हैं। यहाँ से फिर श्रद्धालु दुमका जाकर वासुकीनाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा सालों से चली आ रही है, ठीक है। लेकिन इस बार वहाँ पे क्या किया गया है कि पूरा सब कुछ बैन लगा दिया गया है कि वहाँ पे कोई भी कांवड़ लेके नहीं जाएगा और जो भी जा रहा है तो वहाँ पे काफ़ी सारी पुलिस वगैरह तैनात कर दी गई है कि यहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे है पहला है मोहन सेठी, दूसरा है रामेश्वर शर्मा, तीसरा है अजय कुमार और हमारा चौथा है दीपक त्यागी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वर शर्मा। इसके बाद हम इसके व्याख्या की बात करें तो विधायक रामेश्वर शर्मा को मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रामेश्वर शर्मा भोपाल के हुजूरू क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद जगदीश देवड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। जगदीश देवड़ा ने 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अब नए स्पीकर के चुनाव तक रामेश्वर शर्मा विधानसभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे, ठीक है। यानी प्रोटेम स्पीकर तब बनाया जाता है जब वहाँ पे हमारी विधानसभा पे कोई विधेयक मतलब कि कोई स्पीकर ना हो, विधानसभा पे या लोकसभा पे कहीं पे भी यदि कोई स्पीकर नहीं होता है तो उस स्थिति में ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। इसको आप पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो भी विधानसभा हो आपके लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होते हैं, तो यदि उस नहीं है वो तो उस स्थिति में जब तक उनका नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो वहाँ की पूरी गतिविधियों का संचालित करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि एमपी में पहले जब चुनाव हुआ था तो शिवराज सिंह हार गए थे, ठीक है। वहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार आई थी यानी कांग्रेस की
सरकार आई थी, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई और कमलनाथ जी की सरकार जो थी वो गिर गई है। उसके बाद फिर से किसे बना दिया गया है, एमपी का, जो हमारे एमपी के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी हारने के बाद फिर जब इनकी बहुमत साबित नहीं हो पाए तो फिर से इनको क्या किया गया है, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में शैक्षिक अवसंरचना के विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 5 और हमारा चौथा है 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी व्याख्या की बात करें यदि, तो यह 5 समझौते भारत सरकार, अफगानिस्तान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय और अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच किए गए हैं। यह समझौते अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसार है। पिछले 2 दशकों में भारत द्वारा अफगानिस्तान में 3 बिलियन बिलियन है, ठीक है, तो 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन 5 समझौतों का मूल्य 2.6 मिलियन है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे मिलियन था और यहाँ बिलियन था और यहाँ पे मिलियन है, तो 2.6 मिलियन है। इन फंड्स का उपयोग अफगानिस्तान के 5 प्रांतों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान की कैपिटल अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो पहला है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है कर्नाटक और हमारा चौथा है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद हम इसके व्याख्या की यदि बात करते हैं तो उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। ठीक है, जो भी जिनके पास भूमि नहीं है तो उनको जो फसल ऋण देने की, क्योंकि अभी तक क्या है कि जिनके पास भूमि है सिर्फ उनको फसल ऋण दिया जाता है, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है उनको भी फसल ऋण दिया जाएगा। तो इस योजना का क्या नाम है, जो उड़ीसा के द्वारा चलाई गई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा बलराम योजना है, शुरू की गई है। नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों यानी कि JLGS के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण और छोटे शहरों में कई बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की लगभग 7,000 शाखाएं कार्यान्वयन में समन्वय करेंगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और हमारा चौथा है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो रीवा जिला है वो मध्य प्रदेश का जिला है। यहाँ पे हम इसकी व्याख्या की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, MP ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट है। तीनों इकाइयों से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि रीवा जिले में रीवा के जो गुड़ है वहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो जो कि सबसे बड़ा सौर ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? तो पहला है बिहार, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है झारखंड। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके व्याख्या की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है
कि यहाँ पे अब आपको एक क्वेश्चन और रेडी हो गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कौन है, जयराम ठाकुर जी हैं। ठीक है, तो उनका दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो कि केंद्र सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है। ठीक है, तो इसी की तर्ज पे इन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाया है जो कि कुछ छूट गए थे उनको देने के लिए। तो यानी कि सबसे पहला राज्य बन गया है जहाँ पे हर एक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा आय के सुधार पर विश्व के अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट जो है कि भारत के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नेपाल का वर्गीकरण निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में किया गया है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है कि श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश से अब एक निम्न मध्य आय वर्ग वाला देश बन गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा कि केवल 1, दूसरा हो जाएगा केवल 2, तीसरा हो जाएगा 1 और 3 और चौथा हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यानी तीनों ही स्टेटमेंट इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो भारत के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और दूसरा है कि नेपाल का वर्गीकरण निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में किया गया है। और तीसरा हमारा है कि श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश से अब एक निम्न मध्यम आय वर्ग वाला देश बन गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो 2020 के इस रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। भारत निम्न मध्य आय वाला देश बना हुआ है। इस रिपोर्ट में पहली बार नेपाल का वर्गीकरण निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 के मुकाबले 2019 में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और उस स्तर को पार कर गई है जो कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोग मतलब आय वर्ग वाले देश की होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो विश्व बैंक के 2020 के वर्गीकरण के अनुसार श्रीलंका उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश से अब एक निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश मतलब कि वर्ग देश वाला देश बन गया है। वर्ष 2019 में श्रीलंका का पर प्रति व्यक्ति आय 4,020 अमेरिकी डॉलर से कुछ कम था, जो उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश में बने रहने के लिए 6 अमेरिकी डॉलर कम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे यदि 6 अमेरिकी डॉलर और होता तब वो उच्च मध्यम आय में रह सकता था, लेकिन इसकी जो पर व्यक्ति आय है वो 4,020 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, यानी कि इसको निम्न मध्यम आय वर्ग में फिर से रखा गया है। तो ये रहे आज के हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करें आज का जो हमारा अभ्यास प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टैटिस्टिक डे है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यहाँ पे पहला होगा कि पीसी महालनोबिस, दूसरा है आर.के. षडमुखम सिट्ठी है, और तीसरा हमारा सी सुब्रमण्यम, और हमारा चौथा है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपको बताना है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आई होप कि आप सभी इसका राइट आंसर दोगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो आप सभी, ऑल द बेस्ट।